हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ CBSE 10 मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने चैप्टर 3 जो स्टार्ट किया था उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में समझा दिया है एंड काफ़ी देर तक वो क्लास था। आई होप आपने वो सारी चीज़ें बारीकी से देखे होंगे एंड छोटा से छोटा चीज़ भी अपना क्लियर कर लिया होगा डाउट उस वीडियो को बार बार देख के। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें कुछ एग्जाम्पल भी हमने किए थे। सेम टाइप ऑफ कुछ क्वेश्चंस हम आज इस एक्सरसाइज 3.1 में करेंगे। वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो दिए हुए। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूँ, मैं आपको हर क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस है वो लेके आया हूँ मैं, साथ में सॉल्यूशन भी लेके आया ताकि टाइम कम लगे। लेकिन हाँ, मैं आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। मेरा ये टारगेट रहता है कि हर किसी को मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ वो हर किसी के दिमाग में घुसे, इसलिए मैं जितना हो सके स्टेप्स को पूरा है ना एक्सपैंड करके लेके तो हर छोटी स्टेप्स दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, मज़ा आने वाला है आज का क्लास में। तो ध्यान से सुनना। आपके पास आपका पेन और कॉपी होना चाहिए। क्वेश्चन तो मेरे पास ऑलरेडी रहता ही है, बुक भी है तो बेहतर है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन पेन एंड कॉपी होना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी चीज़ जो मैं समझाऊँ वो आप नोट करें एंड कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप ड्यूरेशन लिख के रख सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो बाद में आप उसको फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.1 ये आज हमारा स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. 7 years ago I was 7 times as old as you were then. पहला बात, आफ्ताब, ठीक है, ये आफ्ताब है, वो अपनी बेटी से क्या कहता है, ये उसकी छोटी बेटी है, कि बेटी 7 साल पहले मैं तुम्हारा जितना भी एज था मैं उसका 7 गुना मेरा ज़्यादा एज था। तो मान लीजिए अगर 7 साल पहले आफ्ताब की बेटी का एज 7 साल रहा होगा, 7 years होगा, तो आफ्ताब का एज 7 into 7 49। ये कहना चाह रहा है। कितना है उसने बोला नहीं है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल से समझाया कि आफ्ताब ये कह रहा है कि अपनी बेटी से कि 7 साल पहले तुम्हारा जितना एज था मैं उससे 7 गुना ज़्यादा था मेरा एज। ठीक है, ये पहला केस बताया। दूसरा केस उसने बताया कि 3 years from now, अभी से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, है ना। 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद तुम्हारा जितना भी एज होगा मेरा एज उसका 3 गुना ज़्यादा होगा। जैसे अभी से 3 साल बाद आफ्ताब की बेटी का एज जो भी होगा उसको into 3 करेंगे तो किसका एज मिल जाएगा? आफ्ताब के खुद का एज मिल जाएगा। तो ऐसे दो सिचुएशन उसने अपने बेटी के सामने रखे, उसने अभी का एज बताया ही नहीं है। ठीक है, फिर बोले इजंट दिस इंटरेस्टिंग? यस, इंटरेस्टिंग तो है, इसीलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। नाउ इसको बोला है रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ये जो सिचुएशन आफ्ताब ने अपने बेटी के सामने रखा है, इसको हमको, उसका बेटी तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हमको क्या करना है कि इसको, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों सजाना है। तो एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिकॉल करिए मैंने क्या बताया था। एल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशन बना के दिखाना है, एंड ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली बोलने से वो ग्राफ पेपर में दिखाना है। तो आई होप आप अभी ग्राफ कॉपी लेके बैठे हैं। ठीक है, तो ग्राफ कॉपी साथ साथ आपको जो है ग्राफ कॉपी बनाना है। ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो ज़्यादा जो चीज़ें होती है प्रिसाइज होती है और करेक्ट ज़्यादा होता है, और नॉर्मल कॉपी में बनाएंगे तो बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि जब उसको एक्चुअली ग्राफ कॉपी में बनाने जाए तब आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी ग्राफ कॉपी में प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन को दिमाग में रखिए और इस सिचुएशन को हम सॉल्व करके इक्वेशन में लेके आते हैं। सिचुएशन एक था कि 7 साल पहले 7 गुना, और दूसरा सिचुएशन है 3 साल बाद 3 गुना, है ना। आफ्टर 7 years 7 times, बिफोर 7 years 7 times एंड आफ्टर 3 years 3 times। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सॉल्यूशन करके लेके आता कि टाइम ना लगे, लेकिन मैं एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा। तो केस 1 हम पहले ले रहे हैं। केस 1 हमने इसमें मान लेना है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब का प्रेजेंट एज हमने x ले लिया है। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर y years। आफ्ताब का प्रेजेंट एज हमने x ले लिया है एंड उसके डॉटर का प्रेजेंट एज हमने क्या ले लिया? y years। तो देन 7 years ago, 7 साल पहले, 7 years ago क्या हुआ था? एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगा? अच्छा,
अब तो आपका प्रेजेंट एज अगर x ईयर्स है तो 7 साल पहले उसका कितना एज होगा, x-7 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए जब आप लोग स्टेटमेंट लिखते तब x-7 लिख के छोड़ देते, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा। ये ईयर्स भी लिखना है, ईयर्स को आप ईयर्स लिख सकते हैं या फिर शॉर्ट में लिखना चाहे तो YRS ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन यूनिट लिखना ज़रूरी होता है। और 7 ईयर्स अगो उसके डॉक्टर का एज अभी 7 Y ईयर्स है, तो 7 साल पहले कितना रहा होगा, Y-7। जैसे अगर मान लीजिए आपका अभी एज है 14, तो कोई अगर पूछे आपका 7 साल पहले कितना था तो आप क्या करेंगे, 14-7। तो वैसे ही आफ्ताब का एज है अभी x, तो 7 साल पहले उसका एज था x-7, एंड उसके डॉटर का एज है अभी y, 7 साल पहले उसका एज कितना रहा होगा, y-7। नाउ ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, 7 ईयर्स अगो क्या बोला था आफ्ताब ने कि हिज एज, उसका जो एज होगा, मतलब आफ्ताब्स एज, चलिए हिज ना लिख के मैं आफ्ताब लिखता हूँ, आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू 7 टाइम्स his daughter's age, है ना। मतलब आफ्ताब का जो एज था 7 टाइम्स मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ हिज डॉटर एज। तो आफ्ताब का एज देखिए, अभी इसी चीज को, यही स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में डालेंगे। आफ्ताब का एज कितना है, x-7, एंड देन 7 टाइम्स मतलब 7 ये रहा इनटू उसके डॉटर का एज। देखिए तो यही स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस इक्वेशन को एक लीनियर फॉर्म दे दीजिए, x-7, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू y 7y -49, फिर x-7y, ये जो y है इसको हमने इधर लेके आया -7y, और ये -7 है, इसको हम इधर लेके आए तो -49 + 7 हो जाएगा ये, ठीक है। अभी x-7y इज इक्वल टू -49 + 7 मिलके हो जाएगा -42। तो ये हमको यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गया, x-7y इज इक्वल टू -42। जो फर्स्ट केस आफ्ताब ने बताया था उसके हिसाब से ये इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। हमने वेरिएबल्स को एक तरफ कर दिया है और नंबर को एक तरफ कर दिया है, ठीक है। अब इसका हम कुछ वैल्यूज भी निकाल लेंगे x और y का, क्यों, क्योंकि हमको इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ये इक्वेशन में x-7y इज इक्वल टू -42 हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7y -42, क्योंकि ये -7y को जब इधर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 7y -42 हो गया, ठीक है। अभी हमने y का कुछ ना कुछ वैल्यू एज्यूम करना है जिसके अगेंस्ट में x का कुछ वैल्यू आएगा। ऐसा मैंने कहा था कि एटलीस्ट 3 वैल्यू आप खोज लेना जब आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो। तो चलिए देख लेते हैं, 3 वैल्यूज वो हम ले लेते हैं। तो पहला हम ले रहे हैं कि पुटिंग y इज इक्वल टू 5। अगर y इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं हम इक्वेशन में, ठीक है। अब जहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहीं ध्यान दीजिएगा, है ना, बाकी पीछे सॉल्यूशन को मत देखिए अभी, क्योंकि मैं एक एक स्टेप एक्सप्लेन करूँगा तभी सब क्लियर होगा। तो y इज इक्वल टू 5 जब हम ले रहे हैं, ये इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 5 -42 हो जाएगा। तो 7 इंटू 5 मतलब 35 - 42, ये हो जाएगा -7। मतलब y का वैल्यू जब हम 5 ले रहे हैं, x इज इक्वल टू -7 हो रहा है। ना y इज इक्वल टू 6 लेते हैं, 7 इंटू 6। अगर आप पूछो कि सर ये वैल्यू आप ले कैसे रहे हो, ये हम अपना मन से ले रहे हैं, ठीक है। कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में x का कुछ वैल्यू होगा। लेकिन जब हम वैल्यू लेंगे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि वैल्यूज ऐसा लें ताकि जो x का वैल्यू आएगा वो हम इजीली आसानी से ग्राफ में प्लॉट कर पाए। तो इसके लिए हम रफ में थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर माइंड में थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू 5 लेगा तो माइंड में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, 7 हो जाए 35 - 42, जब -7 आ रहा है तो ये हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं इस तरह से। फिर देखिए y इज इक्वल टू 6 लिया, तो y इज इक्वल टू 6 जब लिया, 7 इंटू 6 42 -42, x इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। एंड देन पुटिंग y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 लिए, तो 7 इंटू 7 इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम, बार बार ध्यान रखना। तो 7 इंटू 7 49 -42, 49 - 42 कितना हो गया, 7। अब इसका एक छोटा सा टेबल बना दीजिए। देखिए x को ऊपर रखिएगा हमेशा, ध्यान रखना, और y को नीचे। तो देखिए जब आपने y5 लिया, x का वैल्यू क्या आया, -7। y जब 6 लिया, x का वैल्यू क्या आया, 0। y जब 7 लिया, x का वैल्यू भी 7 लिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी ग्राफ में प्लॉट नहीं करना है क्योंकि अभी एक और सिचुएशन बाकी है, उसको भी पहले हमने ठीक करना है या सॉल्व करना है, उसके बाद ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ये फर्स्ट केस का हमने इक्वेशन भी निकाल लिया, मतलब एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी निकाल लिया और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वैल्यूज भी निकाल लिए।
नाउ जैसे ये केस 1 था, ठीक है। अब मैं साइड बाय साइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जगह का प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं, लेकिन आप जब करेंगे कॉपी में एक के नीचे एक करेंगे, ठीक है। अब करते हैं केस 2। केस 2 में आफ्ताब ने क्या बोला था, 3 years फ्रॉम नाउ, ये बोला था ना उसने, 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद आफ्ताब का जो भी एज होगा, आफ्ताब एज वो क्या होगा, 3 times हिज डॉटर एज, उसका डॉटर का जो एज होगा उसका 3 टाइम होगा। ओके, तो 3 पहले तो 3 साल बाद उसका एज कितना होगा ये पता कीजिए। देखिए अभी का प्रेजेंट एज हमने ऑलरेडी ले चुके हैं एक्स एंड वाई, तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब अगर एक्स ईयर्स है, अभी से 3 साल बाद आफ्ताब का एज कितना होगा, एक्स प्लस 3 ईयर्स। उसका डॉटर का एज अभी वाई है, तो 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ डॉटर ये क्या हो जाएगा, 3 years। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये बोला गया ना आफ्ताब एज इज इक्वल टू 3 times हिज डॉटर एज, तो ये हो गया आफ्ताब का एज इज इक्वल टू 3 into हिज डॉटर एज। इसको भी सॉल्व करके एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लेके आते हैं, ये आपके लिए इजी होगा। x प्लस 3 3 into y 3y 3 3 9, फिर ये 3y इधर आ जाएगा तो ये x माइनस 3y हो जाएगा, और ये 3 इधर चला जाएगा तो 9 माइनस 3 हो जाएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारा सेकेंड केस का एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आ गया, ठीक है। तो एल्जेब्रिकली जो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बोला था हमको, उसको दोनों इक्वेशन हमको मिल चुका है। अब इसको भी क्योंकि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसमें से भी हम एक्स और वाई का कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6 मतलब एक्स इज इक्वल टू 3y प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 3y को अगर इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो इसमें भी हम y का कुछ वैल्यू लेके x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में जब मैंने समझाया था तब मैंने शायद x का वैल्यू लिया था, तो आप कंफ्यूज ना हो कि सर कभी x का लेते हैं कभी y का लेते हैं। आप इक्वेशन को निकालने के बाद किसी का भी वैल्यू ले सकते हैं, x का वैल्यू लेके y का निकाल सकते हैं, y का वैल्यू लेके x का निकालते सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो पुटिंग y इज इक्वल टू -2, इसमें अगर y इज इक्वल टू, फिर इसमें भी वही, जब वैल्यूज में पुट करने जाऊंगा मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये सही है, लेकिन वैल्यूज ऐसा ही पुट करना चाहिए हमको जो हमको प्लॉट करने में आसानी हो, ऐसा सोचना ना पड़े। अगर डेसिमल में आ जाए तो हमको सोचना पड़ सकता है, बट डेसिमल में आना गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत होगा, बट आप सोच समझ के ऐसा वैल्यू लीजिएगा कि आपको होल नंबर में ही कोई वैल्यू मिले जो आपको प्लॉट करने में ईजी हो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -2 अगर मैं लेता हूँ तो 3 into -2 -6 एंड +6, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो व्हेन y इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू 0। उस तरह से y इज इक्वल टू -1 लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू -1 लूँगा तो 3 into -1 -3 हो जाएगा, -3 + 6 x इज इक्वल टू 3। तो व्हेन y इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू क्या आया, 3 आया। अब y इज इक्वल टू 0 लेके देखते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 0 और उसमें पुट करिए, y इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं तो वी गेट 3 into 0 + 6, तो y इज इक्वल टू 0 पे हमको x इक्वल टू 6 मिलता है। इसका भी एक छोटा सा टेबल बना लिया हम, जब x -2 लिया था वो x का 0 आया था, जब y -2 लिया था x का 0 आया था, जब y -1 लिया x का 3 आया है, जब y 0 लिया x का 6 आया है। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये टेबल भी तैयार हो गया। उससे पहले हमने ये लिख देना है कि एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, x - 7y - 42, ये केस 1 इक्वेशन 1 से शो कर दिया, x - 3y = 6, ये केस 2 ये लिख दिया। अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए हमको एक एक करके रिप्रेजेंट करना है। तो पहले वाला जो टेबल हमने तैयार किया है उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। देखिए पहले वाले टेबल में क्या क्या वैल्यूज है, x का -7 तो y का 5, तो आपको क्या करना है, पहले ये y एक्सेस को कंप्लीट बनाना है, ठीक है। इधर y तो इधर क्या होना चाहिए, y डैश, है ना, एंड इधर x तो इधर x डैश। जो ये मैं एरो दे रहा हूँ, ये एरो देना भी कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन बनेगा उसमें भी एरो देंगे, बताऊंगा मैं करके, पहले प्लॉट करते हैं। तो x का -7 तो y का 5, x का -7 ढूंढिए किधर है, ये रहा x का -7 एंड y का 5,
ये ऑलमोस्ट इधर आएगा बीच में, ठीक है। तो x का -7 y का 5, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर x का 0 तो y का 6, x का 0 y का 6, ये पॉइंट है। फिर x का 7 y का 7, x का 7 y का 7, y का 7 इधर आएगा, और x का 7 देखिए, है ना, ये पॉइंट होगा। x का 7 y का 7, देखिए ये जो लाइंस मैं बना रहा हूँ ये ग्राफ कॉप में ऑलरेडी रहते हैं, तो इसीलिए आपको ग्राफ कॉप यूज़ करना चाहिए, जल्दी जल्दी होगा। अब जब इसको लाइन हमने बना दी, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बना दिया, इसके ऊपर क्या बताया था फिर मैंने, इक्वेशन का नाम लिख देना। तो ये जो इक्वेशन था, इक्वेशन 1 का है। इक्वेशन 1 क्या है एक बार देख लेते हैं। x - 7y = -42, x - 7y = -42। ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं समझना कि नहीं लिखने से चल जाएगा। कोई अगर ऐसा बोलता है तो गलत है, लेकिन ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमको देख के पता लगेगा कि कौन सा लाइन का कौन सा इक्वेशन है, कौन सा लाइन है। फिर दूसरा केस को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। x का 0 तो y का -2, ये रहा x का 0 y का -2, x का 3 y का -1, x का 3 ले लीजिए और y का -1, ये रहा, यहाँ पे आएगा ये 3 और -1, है ना, ये पॉइंट बन रहा है। x का 3 y का -1, x का 6 y का 0। फिर ये तीनों को स्केल से ज्वाइन कर दिया, दोनों एंड पे एरो दे दिया। फिर इसका भी इक्वेशन का हम नाम लिख देंगे कि कौन सा इक्वेशन है ये। x - 3y = 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा बड़ा है ना, तो ध्यान से आपको इक्वेशन करना है एंड देन उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। जो सीक्वेंस मैंने बताया है, इसी सीक्वेंस में आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखते हुए करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, बस मैं आपको समझाऊंगा। तो ये है क्वेश्चन 2। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। ठीक है, आपको याद है एक एग्जाम्पल हमने किया था पेंसिल एंड इरेजर वाला लास्ट क्लास में, ऑलमोस्ट उसी तरह का ये होने वाला है। ठीक है, तो कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल, 3 बैट खरीदा है और 6 बॉल खरीदा है, टोटल कॉस्ट आया 3,900। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। ठीक है, बाद में एक और बैट और 3 बॉल और खरीदा। ठीक है, फर्स्ट में 3 बैट एंड 6 बॉल, बाद में अनदर बैट मतलब 1 बैट एंड 3 बॉल्स, ठीक है, ऑफ द सेम काइंड, और उसमें उनको लगा 1,300। तो ये जो सिचुएशन है इसको एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली हमको रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हमको टोटल कितना खर्च हुआ है दोनों केस में वो पता लग गया। केस 1 का खर्च है 3,900 एंड केस 2 में टोटल खर्च हुआ है 1,300, लेकिन बैट का कॉस्ट कितना है ये पता नहीं है एंड बॉल्स का कॉस्ट कितना है पर पीस ये पता नहीं है। ये पता होने से तो सिचुएशन जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व भी होता है। तो अगर ये पता नहीं तो इसी को हम एक को x एज्यूम करेंगे, एक को y एज्यूम करेंगे। ये हमने ले लिया कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹x एंड हमने ले लिया कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ₹y। ठीक है, और केस 1 हमारे सामने ये है कि कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 6 बॉल टोटल कितना है 3,900। ये है हमारे पास केस 1। 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। तो एक एक बॉल का x रुपीज़ है दोस्तों। तो अगर एक एक बॉल का x रुपीज़ है तो 3 बॉल का कितना होगा 3x होगा, है ना। एक एक बैट का वो था, ये एक एक बॉल का y रुपीज़ है तो 6 बॉल का कितना होगा 6y एंड दोनों मिलकर टोटल 3,900 खर्च हुआ है। तो ये तो हमारा सिचुएशन 1 का एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मिल गया है। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, आप ऐसा, अच्छा ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, देखिए और सिंप्लीफाई हो सकता है ये।
आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको, या फिर और सिंप्लीफाई करके इसको ये भी दिखा सकते हैं कि ये है हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, दोनों में से कोई भी चलेगा। लेकिन हमको अगला काम ये करना है इसमें कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। क्यों? क्योंकि एल्जेब्रिकली भी, सॉरी ज्योमेट्रिकली भी इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर सिर्फ एल्जेब्रिकली बोला होता तो यहाँ तक खत्म था। ठीक है, अब इसमें डिवाइडिंग इक्वेशन बाई 3 वी गेट, पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दे। ये 3 से डिवाइड कर रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 कॉमन ले लिया इसमें से। देखिए इसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 कॉमन ले लिया इसमें से, तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3900, फिर ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3900 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 1300। ठीक है, तो चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, आएगा तो यही चीज़ यहाँ पे 2 होगा, सॉरी क्योंकि 6y है ना, तो ये 2। तो चाहे तो ऐसे इस तरीके से करिए, चाहे तो ऐसे डिवाइडिंग इक्वेशन बाई 3 इस तरीके से करिए, आपको मिलना यही है। देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, कोई भी एक कर सकते हैं। ठीक है, अभी 2y को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। ठीक है, अभी एक एक करके y का कुछ वैल्यू लीजिए, उसके अगेंस्ट में x का कुछ वैल्यू आएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस 1300 पुट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस 1300 पुट करने से ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 इंटू माइनस 1300 2600, तो 1300 प्लस 2600 3900, मतलब y का वैल्यू हमने लिया -1300, x का आया 3900। तो इसमें वैल्यू थोड़ा बड़ा बड़ा होने वाला है, तो आपको ग्राफ में प्लॉटिंग करने में भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट कोई बात नहीं, आप इसको देखिए अच्छे से तो समझ में आ जाएगा कि बड़े बड़े नंबर्स को भी कैसे प्लॉट करने हैं। y इज इक्वल टू 0 लिया हमने, y इज इक्वल टू 0 लिया, यहाँ पुट किया तो ये कि x इज इक्वल टू कितना रह जाएगा 1300, y इज इक्वल टू 0 लेने पे x इज इक्वल टू रह गया 1300। उसके बाद y इज इक्वल टू 1300 लिया उसके बाद। ठीक है, पहली बार -1300 लिया था, तो इस बार सिर्फ 1300 लिया, तो 2 इंटू 1300 कितना हो जाएगा 2600, तो x इज इक्वल टू -1300 आ गया। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज आ गया। जब हमने y इज इक्वल टू -1300 लिया था, x का 3900, y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1300, y इज इक्वल टू 1300, तो x इज इक्वल टू -1300। ये केस 1 का हमने ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वैल्यूज़ निकाल लिए हैं। केस 2 का एल्जेब्रिकली पहले रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसका भी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो उसके बाद देखा गया कि एक बैट, सेकेंड केस में हमने ये देखा था, केस 2 क्वेश्चन में क्या था, केस 2 में क्वेश्चन में ये था कि देखिए केस 2 में अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, अगली बार एक बैट और 3 मोर बॉल्स ये खरीदा था। तो ये है केस 2, सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। क्वेश्चन देखना होगा, यहाँ पे होगा 3 मोर बॉल्स। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये दूसरा केस का हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। देन x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y, क्योंकि ये 3y है, जब इसका साइड चेंज करेंगे तो 1300 माइनस 3y हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस, पहले y इज इक्वल टू माइनस 1300 ले रहे हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू माइनस 1300, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3900 हो जाएगा, 1300 प्लस 3900 हो जाएगा 5200। ठीक है, नेक्स्ट इसी इक्वेशन में फिर से हम y इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करने से ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 1300, एंड देन y इज इक्वल टू 1300 पुट कर रहे हैं, तो 1300 पुट करने से 3 इंटू 1300 माइनस 3900 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा -2600। तो इसमें से ये टेबल हमको मिल गया। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली हमने इसका रिप्रेजेंटेशन कर लिया, दोनों इक्वेशन हमको मिल गए, दोनों केस के इक्वेशन हमको मिल गया है। एक है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 और दूसरा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वैल्यूज हमको मिल गया है, तो आइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बनाते हैं अभी। तो ये केस 1 एंड केस 2 का वैल्यूज है।
ठीक है, अभी दोनों का हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने। ओके, बहुत ही केयरफुली इसको बनाना होगा, बड़ा बड़ा नंबर्स है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा x, x डैश, y, y डैश, है ना। तो x में मैक्सिमम 3900 है और y में मैक्सिमम है 1300। नहीं, x में मैक्सिमम 5200 है। 100 का लेने से होगा? 100, 200, 300, 400 नहीं होगा। 1000, 2000, 3000, 4000, 500, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000। हाँ, 500 के लेने से होगा। चलिए 500 के ले लेता हूँ। देखिए, ये जो स्केल हम ले रहे हैं ये अलग अलग हो भी सकता है। मेरे जगह के हिसाब, मेरे पास जितना जगह अवेलेबल है उस हिसाब से मैंने 500 के लिया हुआ है। तो अगर आपके पास बहुत जगह है तो आप 100 करके भी ले सकते हैं, ठीक है। 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 इनफ है, क्योंकि x में मैक्सिमम 5200 तक है। और x का माइनस में 2600 तक है। -500, -1000, -1500, -2000, -2500, -3000, ठीक है। y का पॉजिटिव में 1300 और नेगेटिव में भी 1300 तक है, तो उस हिसाब से ले लेते हैं। 500, 1000, 1500, 2000, 2500 काफ़ी है क्योंकि 1300 तक ही चाहिए। नेगेटिव में भी -500, -1000, -1500, -2000 काफ़ी है, ठीक है। तो केस 1 का पहले हम प्लॉट करते हैं। केस 1 में x का 3900 तो y का -1300, तो ये कहाँ पे आएगा? 3900 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x का 3900 और y का कितना? y का है -1300, तो ये यहाँ पे आएगा। कितना था? 3900 ना, यहीं पर ये पॉइंट हो गया 3900 एंड -1300। फिर x का 1300 तो y का 0, मतलब ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि y का 0 है। x का 1300, सॉरी कॉमा गलत हो गया, एंड y का 0। फिर x का -1300 तो y का 1300, y का 1300 किधर है? y का 1300 है यहाँ पे, एंड x का -1300 ये आपका 1000 और 1500 के यहाँ पे आएगा। बराबर से ऊपर लेके चलते हैं। ये बहुत ही केयरफुली से पॉइंट बैठाना होगा। तो ये हो गया x का -1300 एंड y का 1300, ठीक है। अभी क्या करना है हमको? ये तीनों पॉइंट को स्केल यूज़ करके, आपका पास स्केल होगा तो स्केल यूज़ करके तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है। एग्जैक्टली पॉइंट में से पास करना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा पॉइंट का बाहर से गया है, लेकिन एग्जैक्टली पॉइंट में से पास करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का नाम लिख देना है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर में लिखते हैं। पहले केस 2 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। केस 2 में क्या है? x का 5200, y का -1300। x का 5200 किधर आएगा? यहाँ पे आएगा।
वाई का -1300, वाई का है -1300 मतलब नीचे की तरफ ये, तो 5200 नीचे की तरफ लेके आइए एंड ये यहाँ पे आएगा 5200 एंड -1300, ठीक है। फिर x का 1300, y का 0, तो यही पॉइंट है। x का -2600, y का 1300, तो y का 1300 यही है। इसका -2600 आपको ढूंढना है, इधर होगा -2600 करके ये है ना। तो इसको ज्वाइन करते हैं -2600 एंड 1300। तो अब जो तीनों पॉइंट आया है एक बार देख लीजिए, 1 2 3, तो ये तीनों को ज्वाइन करना है, ये पॉइंट से जाएगा। इसमें लाइन टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जुड़ेगा ये रहा, दोनों साइड में एरो दे देना है, ठीक है। तो पहला वाला इक्वेशन का नाम क्या था, 3x + 6y = 3900, 3x + 6y, इसका 3x + 6y = 3900। और दूसरा वाला इक्वेशन +3y = 1300, ठीक है। कोई भी साफ सुथरा अच्छा सा जगह देख के आपको ये नाम लिखना है। तो ये यहाँ पर जो टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, थोड़ा सा कच्चा कच्चा हुआ है, आप स्केल यूज़ करेंगे तो आपका बहुत ही नीट एंड क्लीन होगा। ये नंबर थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने आपको ये बना के दिखा दिया, ताकि आपको ये घबराहट ना हो कि कैसे किया जाए इसको, ठीक है। तो ये हमारा इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। फिर कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। तो इसमें आपको पता लग गया कि एक का x लेना है कॉस्ट प्राइस, एक का y लेना है, एंड देन टोटल जो कॉस्ट दिया है उसके साथ रिलेशन बनाए करना है। तो ये है केस 1। केस 1 में द कॉस्ट ऑफ ईच kg ऑफ एप्पल बी x एंड कॉस्ट ऑफ ईच kg ऑफ ग्रेप्स भी y, ये हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं। Now given that the cost of 2 kg apple and 1 kg of grapes, मतलब 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स खरीदे तो कितना खर्चा हुआ था, 160 रुपीज़ खरीदे। तो 1 kg एप्पल का अगर x रुपीज़ है, 2 kg का 2x होगा, एंड 1 kg ग्रेप्स का कितना है, y रुपीज़ है। तो दोनों मिला के 2x + y = 160, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी क्योंकि ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है तो इसमें से हम लोग x और y का वैल्यू भी निकालेंगे। तो 2x + y = 160 होने से 2x = क्या हो जाएगा, 160 - y, एंड x = 160 - y/2। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम वैल्यूज़ पता कर पाए x एंड y का कुछ, ठीक है। तो ये वाला तरीका, ये जो तरीका मैंने यूज़ किया है, ये आप ऐसा ना करके अपने तरीके से यहाँ पर भी जैसे y = समथिंग यहीं पर ही पुट करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो पुटिंग y = 0, फर्स्ट में y = 0 ले रहे हैं, तो y = 0 पुट करने से क्या हो जाएगा, 160 - 0/2, तो 160 - 0 160 होगा, तो 160/2 80 आएगा, ठीक है। पुटिंग y = 80, y = 80 ले रहे हैं, तो 160 - 80 कितना हो जाएगा, 80, एंड 80 / 2 40, तो जब y = 80 लिया, x = 40 आया है। एंड लास्ट एक और वैल्यू लेंगे, पुटिंग y = 160, 160 पुट करने से 160 - 160 कितना हो जाएगा, 0, 0/2 0। तो तीन वैल्यूज हमको मिल गए यहाँ पे, इसको एक टेबल में हम लोग लिख लेंगे। पहला वैल्यू y = 0 पे x = 80, y = 80 पे x = 40, एंड y = 160 पे x = 0। तो वो हमने इस तरह से टेबल पे पुट कर लिया। अभी अगला जो केस था, केस 2, उसको भी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो केस 2 में क्या बोला था, एक और बार देख लीजिए। केस 2 में बोला था 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स कितना है, 300। तो 4 kg एप्पल मतलब 4x उसका प्राइस हो जाएगा, एंड 2 kg ग्रेप्स मतलब
2y, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये हमारा सेकेंड वाला एल्जेब्रिकल मतलब सिचुएशन हो गया। अभी इसमें डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट, इसको 2 से डिवाइड करिए या 2 कॉमन लेके आप सॉल्व करिए तो भी चलेगा। जैसे 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 है, अगर इसमें से आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, देन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 बाई 2, मतलब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ये चीज़ को लाने के लिए, या फिर जैसे यहाँ पर किया हुआ है डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर दिया तो 4x बाई 2 2x हो जाएगा, ये y हो जाएगा एंड ये 150 हो जाएगा। दोनों में से जैसा आपको सुविधा होता है, ठीक है। नाउ ये 2x को आप इस तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। तो अब यहाँ पे हम x और y का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, जब x इज इक्वल टू 0 पुट किया y इज इक्वल टू कितना आया 150 आया। फिर x इज इक्वल टू 50 लिया, x इज इक्वल टू 50 लेने पे y इज इक्वल टू कितना आएगा 150 माइनस 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 कितना होता है 100, तो 150 माइनस 100 y इज इक्वल टू कितना आएगा 50 आएगा। फिर एक और दो वैल्यू हो गया, एक और वैल्यू ले लेते हैं x इज इक्वल टू 100। जब हमने x इज इक्वल टू 100 पुट किया तो ये कितना हो गया y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू, ये 2 इंटू एक्स है ना, तो इसे 2 इंटू 100, 150 माइनस 200 हो जाएगा। तो 150 माइनस 200 कितना हो गया -50 हो गया। तो सेकेंड वाले केस का भी हम लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वैल्यू मिल गया है। जब हमने x 0 लिया y आया है 150, जब हमने x 50 लिया y भी 50 आया है, जब हमने x 100 लिया y आया है -50। तो ये हमारा एल्जेब्रिकल रिलेशन हो गया, ये एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करेंगे। टेबल आपने देख लिया, दोनों टेबल हमारे पास रेडी है। फर्स्ट वाला है x, पहले फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं टेबल को एक बार लिख लेता हूँ ताकि दिखने में इजी हो। x का 80, 40 एंड 0, तो y का क्या क्या था हमारा 0, 80 एंड 160। ये केस 1 का था। इस तरह से मैं केस 2 का भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। केस 2 में क्या क्या था 0, 50, 100 x का, 0, 50 एंड 100, तो y का क्या क्या था 150, 50 एंड -50। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया ताकि बार बार ऊपर जाना ना पड़े। तो अभी केस 1 का रिप्रेजेंटेशन देखिए। केस 1 में x इज इक्वल टू 80 पे y इज इक्वल टू 0, तो ये रहा वो पॉइंट, x इज इक्वल टू 80 पे y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 40 पे y इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 40 पे y इज इक्वल टू 80। जब x इज इक्वल टू 40 है तो y का वैल्यू देखते हैं। अगर हम इसको सीधा लेके जाते हैं तो यहाँ पर मीट कर रहा है ना, देखिए इसी लाइन पे आएगा, ये रहा y इज इक्वल टू 80। ये x इज इक्वल टू 40 पे y इज इक्वल टू 80, देन x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 160, ये रहा x इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 160। देन केस 2 का देखते हैं। केस 2 में x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 150, ये वाला वैल्यू है। फिर x इज इक्वल टू 50 पे y इज इक्वल टू भी 50 है, x इज इक्वल टू 50 पे जब x का वैल्यू 50 है तो y का वैल्यू 50 है क्या, देखिए इसको ऊपर लेके चलिए सर के सीधे यहाँ पे आ रहा है। फिर ये इसको अगर सीधा ऐसे लेके आ जाए तो हाँ ये ऑलमोस्ट 50 में ही आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट है जो कि है x इज इक्वल टू 50 पे y इज इक्वल टू 50। फिर x इज इक्वल टू 100 पे y इज इक्वल टू -50। तो ये मैंने ग्राफ में शो नहीं किया है क्योंकि पहले एक कुछ और वैल्यू लिया हुआ था, बट यस ये होगा, मैं दिखाता हूँ। -50 के लिए हम ग्राफ को थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ाएंगे।
-40 -60, तो क्या x इज इक्वल टू हमने 100 लिया ना, तो ये x इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू -50 किधर आएगा, इधर पे आएगा। ऑलमोस्ट ये पॉइंट होगा, तो इस लाइन को अगर आगे बढ़ाएंगे आप, इसी में से ये गुजरेगा। ठीक है, तो ये वाला वैल्यूज़ पे थोड़ा अभी ध्यान ना दें, क्योंकि ये जब पहले बनाया था उस हिसाब से ये वैल्यू था। तो यहाँ पे क्या था, x इज इक्वल टू 100 पे y इज इक्वल टू -50, और क्या करना है आपको, लाइन के दोनों तरफ में एरो देना है और लाइन के ऊपर इक्वेशन का नाम भी लिखना है। तो आई होप वो कर लेंगे। जैसे ये y हो गया, नीचे y डैश, ये x हो गया, इधर पे होगा x डैश। ठीक है, ये मैंने करके इमेज डाला हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट जो मैंने बताने का कोशिश किया है कि कैसे आपको सॉल्व करना है या कैसे आपको प्रेजेंट करना है, आई होप वो आपको इतने सारे क्वेश्चन में अब तक समझ में आ गया होगा। तो अब आप कॉपी में इसको सही ढंग से कर सकते हैं। अच्छा, जो भी आप करेंगे प्लीज़ ग्राफ कॉपी यूज़ करना, अदरवाइज़ वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ग्राफ कॉपी में ही करके भेजना है, और क्वेश्चन नहीं है इसमें 3.1 में। ठीक है, बट यही क्वेश्चंस को बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इंक्लूडिंग जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है उसके साथ। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना या एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना इक्वेशन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा। एंड ये सीखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले एक्सरसाइज में आप यही करने वाले हैं कि पहले आप उसको एल्जेब्रिकली खुद से रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी गिवन वर्ड प्रॉब्लम के सिचुएशन को, एंड फिर उसको गिवन फॉर्मूला या मेथड से सॉल्व किया जाएगा। अभी तक कैसे सॉल्व होगा वो सीखा नहीं गया, अभी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन सीखा गया है या आपको सिखाया गया है। तो ये रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप रिप्रेजेंटेशन ही नहीं कर पाएंगे तो आगे आप फॉर्मूला सीख के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए ये 3-4 जो भी 5 क्वेश्चन हमने किए हैं अगले पिछले 2 क्लासेस में, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।